हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कंपनी लॉ के बेसिक चैप्टर में बहुत सारी बातें पढ़ ली अभी ऑलरेडी। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिकॉल कर लें फटाफट से। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंपनी के फीचर्स, उसमें कुछ केस स्टडीज पढ़ी थी। देन उसके बाद हमने कंपनी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को कंपेयर किया था, डिस्टिंग्विश पढ़े थे। देन आफ्टरवर्ड्स हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बारे में पढ़ा था और उसमें कुछ केस स्टडीज पढ़ी थी। और अभी हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी कुछ डेफिनेशंस कवर कर चुके थे। बाकी जो रिमेनिंग डेफिनेशंस है वो आज कंप्लीट करते हैं और फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आज हम कवर करेंगे दैट इज ऑफ होल्डिंग कंपनी। देखिए, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये तीन टर्म्स पूरे कंपनी लॉ में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये होल्डिंग कौन है, सब्सिडरी कौन है, एसोसिएट कौन है? ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, वो कंपनी होती है होल्डिंग। और जिसको कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जाता है वो होती है सब्सिडरी। ये जनरल नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको। डेफिनेशन क्या होती है इसकी प्रॉपर, जो सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन दे रखी है वो हम पढ़ते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 46 सेज इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज means a company of which such companies are subsidiary companies। देखो, जिस कंपनी की सब्सिडरीज होती हैं वो कंपनी क्या होती है, होल्डिंग होती है। अब देखो इतनी वाहियात डेफिनेशन है तो डेफिनेटली हम इससे सब क्या होती है होल्डिंग कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले हमें सब्सिडरी क्या होती है पहले वो समझना पड़ेगा उसके लिए। देन यू विल कम टू नो कि होल्डिंग क्या होती है एक्चुअल में। तो लेट्स अंडरस्टैंड। पहले सब्सिडरी की डेफिनेशन में पढ़ देती हूँ, देन उसके बाद हम लोग वापस से होल्डिंग की डेफिनेशन पे जाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, हम बात करें कंपैरिजन में, है ना। ऐसी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी ने क्या कर रखा है, कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, उस कंपनी ने क्या कर रखा है, नंबर 1 कंट्रोल कर रखा है। किसका कंट्रोल कर रखा है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो कंट्रोल है वो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर कर रखा है। या फिर दूसरा केस है कि वो कंपनी, वो जो होल्डिंग कंपनी है वो उस कंपनी में एक्सरसाइज करती है, कंट्रोल करती है कितना परसेंट, मोर देन 1/2, मतलब मोर देन 50%। कितना परसेंट एक्वायर करती है, मोर देन 50%। और मोर देन 50% इसका मतलब ये हुआ कि 50.1111 अगर भी हो गया तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। और जिसके एक्वायर किए हैं वो कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो या तो खुद ने एक्वायर कर रखा है अकेले सोलली, या फिर अपनी दूसरी सब्सिडरीज के साथ मिलकर के एक्वायर किया हुआ है। तो समहाउ किसी भी तरह से अगर 50% से ज़्यादा के वोटिंग पावर्स एक्वायर किए हुए हैं तो जिस कंपनी के एक्वायर किए हैं वो कंपनी है सब्सिडरी और जिसने एक्वायर किए हैं वो है होल्डिंग। एग्जाम्पल समझते हैं। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ए लिमिटेड एंड अदर कंपनी इज बी लिमिटेड। ओके, ये जो बी लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड, इस बी लिमिटेड में जो वोटिंग पावर्स हैं, वोटिंग राइट्स हैं, उस वोटिंग राइट्स का ए लिमिटेड ने 60% एक्वायर कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के 60% वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करती है। तो जब भी कोई भी मीटिंग होगी उसमें 60% वोट्स इसके अकेले के पास हैं। तो ये जो ए लिमिटेड हो गई वो बी लिमिटेड के कंसर्न में होल्डिंग कंपनी बन गई और जो बी लिमिटेड है वो ए लिमिटेड के कंसर्न में सब्सिडरी कंपनी बन गई। ये दोनों डेफिनेशन का मतलब ये हुआ। सुनो वापस से। इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज means a company of which such companies are subsidiary companies। तो means a company, ये जो कंपनी ए लिमिटेड, ये किसके कंसर्न में बात हो रहा है, बी लिमिटेड के बारे में बात कर रहा है। तो जो बी लिमिटेड है वो ए लिमिटेड की अगर सब्सिडरी है तो ए लिमिटेड क्या बन जाएगी, होल्डिंग बन जाएगी। और ये सब्सिडरी कब बनेगी, उसके दो केसेस हैं। अगर
ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड के अंदर या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है या फिर उसमें 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करती है, होल्ड करती है, चाहे खुद से या अपनी अदर सब्सिडरीज के साथ मिल करके, तो वो कंपनी क्या बन जाती है, होल्डिंग कंपनी बन जाती है। और जिसके एक्सरसाइज किए हैं वो कंपनी क्या बन जाते हैं, सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। ठीक है, आगे देखो, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये सेक्शन 186 के बारे में है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर सोनली आप सिर्फ ये डेफिनेशन देखोगे तो आपको ये ऊपर से निकल जाएगा कि यार क्या लेयर सिस्टम बोल रहे हैं। लेयर क्या होता है मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ। एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, दिस इज कॉल्ड वन लेयर, और अगर सब्सिडरी की वापस से एक और सब्सिडरी है दिस इज कॉल्ड टू लेयर। तो इस तरह से लेयर्स काउंट होती हैं। तो सेक्शन 186 जो है वो लेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है और उसके हिसाब से मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज ही हो सकती हैं। तो इसलिए इसने बोला एज प्रेस्क्राइब, तो सेक्शन 186 इसके लिए रीड किया जाता है। तो अभी आपको 186 नहीं पढ़ना है, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed। तो जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज हो सकती हैं वो मैक्सिमम 2 लेयर्स हो सकती हैं, क्योंकि ये प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 186 में। यहाँ पे ओपन छोड़ दिया कि जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा वो फॉलो कर लेना, और ये प्रेस्क्रिप्शन कहाँ मिला, सेक्शन 186 में मिला। ठीक है, जब आप सेक्शन 186 पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये पॉइंट। आप सोनली अगर इस प्रोविजन को, डेफिनेशन को पढ़ोगे तो थोड़ा सा ऊपर से निकल जाएगा। चलिए, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अनदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, ये बात यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई थी कि टुगेदर विद वन और मोर इट्स सब्सिडरी। क्या बोलना चाह रहा है ये, एक बार एग्जाम्पल से समझना। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड और उसकी एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड सब्सिडरी। तो जो बी लिमिटेड है वो अगर किसी सी लिमिटेड के बोर्ड का कंपोजिशन कंट्रोल करती है तो ये सी लिमिटेड भी ए लिमिटेड की क्या मानी जाएगी, सब्सिडरी मानी जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप होल्डिंग है, आपकी कोई सब्सिडरी है, तो आपके अंदर जितनी भी कंपनीज आएंगी वो भी क्या मानी जाएंगी, ए लिमिटेड की डीम्ड सब्सिडरीज मानी जाएंगी। तो वापस डेफिनेशन देख लो, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, 1 और 2 जो हमने बोर्ड कंपोजिशन की बात की थी है ना, इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी ने अगर कंट्रोल कर रखा है तो भी वो होल्डिंग की सब्सिडरी मानी जाएंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। द composition of company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority of the directors। देखो यहाँ पे इसने बोला कि हम कंट्रोल करते हैं बोर्ड का कंपोजिशन। तो भैया कैसे कंट्रोल करते हो बोर्ड का कंपोजिशन, कैसे बोलोगे कि बोर्ड को हमने कंट्रोल किया हुआ है। तो वो तब माना जाता है जब या तो मान लो मेरे पास मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के पास पावर है कि मैं कंपनी के सारे डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स या फिर एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने और रिमूव करने का मेरे पास पावर्स है। अपॉइंट करने या रिमूव करने का मेरे पास पावर है, किसको, ऑल या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को। मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के यहाँ पे 60% वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज ना करके ये पावर रखती है कि वो बी लिमिटेड के एंटायर बोर्ड को चेंज कर सकती है, तो भी ए लिमिटेड क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। अच्छा, फटाफट से रिकैप करते हैं इस डेफिनेशन को, बहुत सारा मैसअप कर रखा है यहाँ पे। तो क्या क्या बातें बोल रखी है एक बार वापस सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये सुनना कि कंपनी सब्सिडरी कब बनती है। अगर कोई एक कंपनी, इस कंपनी सब्सिडरी कंपनी का बोर्ड को कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, और कैसे कंट्रोल करती है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे के सारे हटाने या अपॉइंट करने का राइट है, या एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट रिमूवल का राइट है, या तो ये करती है,
या फिर इस सब्सिडरी कंपनी का एटलीस्ट 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करती है वो कंपनी, तो जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो है सब्सिडरी, और जिसने कंट्रोल किया है वो कौन है? होल्डिंग कंपनी। ठीक बात। और इवन सब्सिडरी की सब्सिडरी भी क्या मानी जाती है? यहाँ पे सब्सिडरी ही मानी जाती है। और जो भी लेयर सिस्टम है वो सेक्शन 186 के हिसाब से आपको देखना है। तो जो आपका चैप्टर 10 है इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन, तो वहाँ पे सेक्शन 186 का डिटेल है, तो वहीं पे इसको पढ़ेंगे। इसको यहाँ पे अभी मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। तो लेयर सिस्टम अभी नहीं समझना है, अभी लेयर सिस्टम को हम 186 के साथ ही समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझ लेना कि हाँ जो भी प्रेस्क्राइब्ड है लेयर सिस्टम वो फॉलो किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी। ये टर्म भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो एसोसिएट से क्या मतलब है? देखो सुनो, एसोसिएट जो है होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशनशिप से पहले वाला स्टेटस होता है। होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशनशिप से पहले वाला स्टेटस है ना। जैसे सब्सिडरी कंपनी कब बनती है? जब होल्डिंग कंपनी ने 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर किए। लेकिन मान लो अगर सिर्फ 49% शेयर एक्वायर किए हैं, या .50% ही एक्वायर किए हैं, या फिर मान लो 40% एक्वायर किए हैं, तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं है, तो फिर क्या मानी जाएंगी? वो एसोसिएट कंपनी मानी जाएंगी। देखो अब डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है इसको अभी डिफाइन कर रही हूँ। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी हो गई, अगर मान लो 50% से ज़्यादा कंट्रोल हो गया तब तो गए काम से, तब तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप सेटअप हो जाएगा। तो सब्सिडरी भी नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है। तो नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑल्सो। तो यहाँ पे एसोसिएट में जॉइंट वेंचर कंपनी भी आपके फॉल करेगी। तो जॉइंट वेंचर और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दोनों आएंगे इसमें। तो देखो कौन आएगी। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से क्या मतलब है? कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मीन्स ऐसा हुआ ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 25% वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करती है, तो ए लिमिटेड क्या हो गई है? बी लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी हो गई। दोनों एक दूसरे की क्या हो गई है? एसोसिएट कंपनीज हो गई हैं। अभी देखो सब्सिडरी नहीं बनी ना, क्योंकि बी लिमिटेड सब्सिडरी कब बनती? जब 50% से ज़्यादा स्टेक होता। लेकिन यहाँ पे अभी कितना है? सिर्फ 25% स्टेक ही है। तो 20% से लेकर के 50% तक का जो वोटिंग राइट्स हैं वो क्या बनाता है? एसोसिएट कंपनी बनाता है। कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट, और साथ ही में बिजनेस डिसीजन वगैरह लेने के राइट भी हैं, तो भी एसोसिएट कंपनी होती है। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब जॉइंट वेंचर से क्या मतलब है? तो जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ अरेंजमेंट हैव राइट टू द नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट। तो जॉइंट कंट्रोल होता है, इट्स जस्ट लाइक पार्टनरशिप। तो जैसे आपको पार्टनरशिप में जॉइंट कंट्रोल होता है, जॉइंट मैनेजमेंट होता है, जॉइंट असेट पे कंट्रोल होता है, तो इसी टाइप का यहाँ पे जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट अगर हुआ है तो वो भी एसोसिएट कंपनीज मानी जाएंगी। तो एसोसिएट कंपनी में दो बातें फॉल करती हैं, या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो या जॉइंट वेंचर हो। बट क्या फॉल नहीं करता है? सब्सिडरी कंपनी फॉल नहीं करती है। तो अगर हम एसोसिएट कंपनी को डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, एसोसिएट कंपनी में क्या आया? नंबर 1 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया है ना, प्लस और क्या आया? और क्या आया? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के साथ साथ क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे आया जॉइंट वेंचर। ठीक है, लेकिन क्या नहीं लेना है ना? नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? सब्सिडरी कंपनी को नहीं लेना है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि एटलीस्ट 20% का वोटिंग राइट एक्सरसाइज करती है कंपनी। ओके, समझ में आ गई बात अच्छे से? चलो आगे देखो। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन निधि कंपनी। सेक्शन 406 निधि कंपनीज के बारे में क्या बोलता है ये बस समझते हैं। अच्छा, इसको ना एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों ने लेडीज की किट्टी पार्टीज के बारे में सुना है? सुना ही होगा, आई गेस देखा भी होगा। अच्छा, क्या करती हैं किट्टी में? पैसा कंट्रीब्यूट करती है ना, हर महीने पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, जो भी वो पैसा इकट्ठा होता है वो सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च किया जाता है? उन्हीं लोगों में आपस में बढ़ जाता है। कभी कोई भी पार्टी हो गई, गिफ्ट निकाल दिए बड़े बड़े, ऐसा ही करती हैं। इसका मतलब पैसा उन्होंने आपस में जोड़ा, सेविंग्स की हैबिट डेवलप की ताकि एक बड़ा गिफ्ट निकाल सकें। तो अगर मान लो जैसा जिस टाइप का जिस लेवल की किट्टी है, अगर मान लो 1000 रुपये महीने वाली किट्टी है तो 1000 रुपये आपने महीने के जोड़े,
अपने खर्चे में से बचाएं और वहाँ पे जमा कराएं। अब मान लो 10 लेडीज है तो 10,000 इकट्ठा हो गया और 10,000 से छोटा मोटा पार्टी और बाकी का बम्पर प्राइज। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपने बल्क में अमाउंट इकट्ठा किया वो एट द एंड किसके बेनिफिट के लिए यूज़ होगा, उन्हीं के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट हमारा निधि कंपनीज का भी होता है। ये जो निधि कंपनीज होती है ना, अपने जो मेंबर्स हैं उनमें सेविंग्स की हैबिट को डेवलप करती हैं और उसके बाद उन्हीं के वेलफेयर के लिए वो पैसा यूज किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड निधि कंपनी। तो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन। देखो सुनो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निधि इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी टू द मेंबर बोरोवर्स ओनली। तो ये सिर्फ किसको देती है पैसा, मेंबर बोरोवर्स को ही देती है, इसके अलावा बाहर के लोगों को लोन वोन नहीं देती। तो वही लोग डिपॉजिट करते हैं और वही उसमें से ज़रूरत पड़ने पर पैसा लेते हैं। अगेंस्ट ज्वेल्स एक्सेट्रा एंड मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो गिरवी तो रखाना पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरे मेंबर का पैसा फरार कर जाओगे, गायब कर दोगे तो गलत बात हो जाएगी। मतलब एक तरह से कुछ सेलेक्टेड लोगों ने अपना एक बैंक बना लिया, ऐसे मान लो इसको, जिसमें वही लोग पैसा जमा कराते हैं और वही ज़रूरत पड़ने पे पैसा लेते भी हैं। तो क्या होता है, उसको इनकम भी मिलती रहती है और ज़रूरत पड़ने पे सही रेट पे उनको लोन भी मिल जाता है और वही जैसे बैंक लोन सैंक्शन करता है वैसा सैंक्शन हो जाता है। The principle of mutual benefit has been to pool the savings from members and lend only to members and never have dealing in non-members। ये इसका important feature है। बैंक्स किसी के साथ भी डील करता है। आज ये जरूरी थोड़ा ना आपने पीएनबी के शेयर खरीदे हैं तो ही आप पीएनबी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उससे लोन ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। या आपने पैसा जमा कराया पीएनबी में, अकाउंट ओपन किया है तो ही आप विड्रॉल करोगे। इट्स नॉट, एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। यहाँ पे पीएनबी एक बैंकिंग कंपनी है जो मेंबर्स नॉन मेंबर्स सबसे डील करती है, लेकिन निधि कंपनीज सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ ही डील करती है, नॉन मेंबर्स के साथ डील नहीं करती। अपने ही मेंबर्स से लोन लेती है डिपॉजिट्स के फॉर्म में और उन्हीं को लोन सैंक्शन करती है जिसमें कोई ना कोई असेट गिरवी रखवाती है। निधि डू देयर बिजनेस ओनली विद द मेंबर्स, सच मेंबर्स आर ओनली इंडिविजुअल्स, बॉडी कॉर्पोरेट्स और ट्रस्ट आर नेवर टू बी एडमिटेड एज मेंबर्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यहाँ पे मेंबर हम बोल रहे हैं तो मेंबर भी कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे। बॉडी कॉर्पोरेट्स यहाँ पे अलाउड नहीं किए जाएंगे। गॉट इट, क्लियर है बात। अच्छा, अब इसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। नेट ऑन फंड से रिक्वायरमेंट क्या क्या दे रखी है, तो एवरी दी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स एंश्योर दैट इट हैज। एक साल में क्या क्या कंडीशन फुलफिल करेगा। नंबर 1, नॉट लेस देन 200 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे, 200। इसका मतलब ये पब्लिक कंपनी होती है। निधि कंपनी कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। निधि कंपनी कभी भी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, क्या होती है, हमेशा पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, तो मेंबर्स कितने, 200 मिनिमम। दूसरा, नेट ओन फंड कितना, 10 लाख रुपए मिनिमम, 10 लाख मिनिमम। देन थर्डली, अनएनकम्बर्ड, मतलब जिसपे चार्ज क्रिएट नहीं है। अनएनकम्बर्ड, देखो एनकम्बर्ड मतलब चार्ज और दूसरा जिसपे कोई चार्ज नहीं है। अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 14। इसका मतलब ये है, आपने मेंबर से डिपॉजिट लिया तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो जो पैसा है उसमें टोटल अमाउंट में से एटलीस्ट कितना परसेंट, 10% अनएनकम्बर्ड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज एक निधि कंपनी बनी, कोई भी XYZ। इस निधि कंपनी में मान लो 100 करोड़ का डिपॉजिट आया डिपॉजिट। अब इसी डिपॉजिट में से मेंबर्स लोन भी लेते हैं ना, लोन लेते हैं मतलब उस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इसमें से उन्होंने लोन ले लिया मान लो 70 करोड़ का, तो उस पर चार्ज हो गया चार्ज। तो अनएनकम्बर्ड कितना बचा, 30 करोड़ का अनएनकम्बर्ड है ना। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ हो रही है कंडीशन, क्योंकि कितना परसेंट है ये, 30% है। हमें रिक्वायर्ड कितना है, 10% ही रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड कितना है, 10%। तो जो भी आपके पास आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स में से 10% एटलीस्ट, कितना, 10% क्या होना चाहिए, अनएनकम्बर्ड होना चाहिए। तो 10% की कंडीशन रहेगी। एंड नेक्स्ट कंडीशन, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट ऑफ मोर देन, नॉट मोर देन 1:20। नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, अब नेट ओन फंड मतलब कैपिटल वाला पैसा, तो जो भी नेट ओन फंड है इज टू डिपॉजिट, इसके बदले में जो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो वो मैक्सिमम कितना होगा,
1:20, मतलब कैपिटल के बदले में डिपॉजिट मैक्सिमम 20 टाइम्स तक ही एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस जो इसको फुलफिल करनी पड़ती है। तो क्या क्या कंडीशंस हुई? नंबर 1, मेंबर्स कितने करने हैं इसको? 200, मिनिमम 200। नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए? 10 लाख रुपए मिनिमम। और डिपॉजिट्स अनएनकम्बर्ड कितने होंगे? एटलीस्ट 10%। और साथ ही में यहाँ पे जो नेट ऑन फंड ना, उसके बदले में डिपॉजिट्स मैक्सिमम कितने टाइम्स रेज कर सकते हो? 20 टाइम्स ही रेज कर सकते हो। आई बात समझ में? निधि कंपनी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डोरमेंट कंपनी का। नाउ व्हाट इज दिस डोरमेंट कंपनी? मीन्स स्लीपिंग कंपनी, सो रही, कोई काम नहीं कर रही, स्लीपिंग। आपने ये वर्ड पार्टनरशिप में भी सुना होगा, डोरमेंट पार्टनर, ना स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं ना। मीन्स कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ नाम के लिए है। एग्जैक्टली कंपनी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ नाम के लिए कंपनी है। ऐसा क्यों? जब कंपनी कुछ कर ही नहीं रही तो क्यों बनाई कंपनी? देखो उसके 2 रीजंस होते हैं इन जनरल। रीजन नंबर 1, पहला रीजन है, आज मान लो मुझे कंपनी सेटअप करनी है कंपनी सेटअप, लेकिन अभी उसके लिए बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। लेकिन मुझे आज कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी असेट मिल रही है, एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मुझे बहुत सही प्राइस पे मुझे एक फैक्ट्री मिल रही है। तो मैं वो अपॉर्चुनिटी हाथ से जाना नहीं देना चाहती, तो मैंने क्या किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके फटाफट से वो असेट कंपनी के नाम पे खरीद ली। अब वो कंपनी सिर्फ असेट ही होल्ड कर रही है, प्रोजेक्ट तो आज से पता नहीं कितने टाइम बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मीन्स कंपनी अभी कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ असेट ही होल्ड कर रखा है कंपनी ने, जस्ट बिकॉज क्योंकि फ्यूचर में वो ऑफर प्राइस नहीं मिलता, तो इसलिए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी गई। ओके। दूसरा, कंपनी बनी, फंक्शन किया, लेकिन फंक्शन करने के बाद चीज़ें तबाह हो गई और इसलिए अभी ऑपरेशन थोड़े ठंडे पड़ गए हैं। कंपनी बंद इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कंपनी को लग रहा है कि शायद फ्यूचर में वापस से ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, नहीं तो वाइंडिंग अप स्टार्ट कर देते। लेकिन वाइंडिंग अप हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंपनी को लग रहा है आज से 3 या 4 साल बाद वापस से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो बंद करके क्या फ़ायदा? दिस इज जस्ट लाइक दैट। आज मान लो गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकली, तो एक इंस्टीट्यूट जो है SSC-PO का, वो सेटअप हुआ इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली, जॉब्स की वैकेंसी आते ही बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ गए, क्लासेस चली 1-2 साल तक, बहुत अच्छे से मस्त बिजनेस किया, एंड देन अचानक से वैकेंसीज बंद हो गई तो बिजनेस भी बंद, अभी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, शांति से सो गई है कंपनी। लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो काम करेगी ना, जब वापस से वैकेंसीज निकलेंगी तो वापस से एक्टिव हो जाएगी कंपनी। तो कंपनी को बंद करके क्या फ़ायदा? नाम हम यूज़ करेंगे कंपनी का आगे फ्यूचर में, तो डेफिनेटली वहाँ पे कंपनी को वाइंड अप नहीं किया जा रहा है और उसका स्टेटस क्या रखा जा रहा है? डोरमेंट रखा जा रहा है। अब आप सोचेंगे डोरमेंट का स्टेटस का क्या फ़ायदा? फ़ायदा है। देखो क्या होता है ना, जब स्टेटस डोरमेंट रहता है ना, तो ROC को पता है कि कंपनी डोरमेंट है, इसका मतलब अब आपके कंप्लाइंसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब आपको कंप्लाइंसेस नहीं करने हैं सारे, तो इसका मतलब आप शांति से बैठ सकते हो, नहीं तो ROC के नोटिस आते रहेंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, AGM कॉल नहीं की, पता नहीं क्या क्या, तो वो सब नहीं करना ना आपको, तो इसलिए आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखें, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेक्शन 455 सबसेक्शन 1। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर, नंबर 1 फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, बताया मैंने आपको फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, और टू होल्ड एन असेट और IPR कंपनी के लिए हमने सिर्फ बना दी ताकि असेट होल्ड कर सके, एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन such a company or an inactive company, means जिसके पास कोई significant accounting transactions नहीं है, inactive company है, तो ऐसी कंपनी may make an application to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company। तो उस केस में ये कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस एक्वायर कर सकती है। कौन कौन सी कंपनी हुई? नंबर 1 फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, या फिर ऐसी कंपनी जो सिर्फ असेट होल्ड करने के लिए बनाई गई है और उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज क्या कर सकती है? ROC को अप्लाई कर सकती है कि भैया हमें डोरमेंट का स्टेटस दे दो, हम कंप्लाइंस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुए हैं उनको समझते हैं। इनएक्टिव कंपनी से क्या मतलब है? यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इनएक्टिव कंपनी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएक्टिव कंपनी? लेट्स अंडरस्टैंड। अ कंपनी विच हैज नॉट been carrying on, which has not
बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, इनएक्टिव है, कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो रहा है, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों में कोई फाइनेंशियल ईयर में कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले 2 सालों में ना तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है और ना ही कंपनी ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिटर्न्स वगैरह फाइल किए। तो इनमें से कोई भी अगर काम कंपनी नहीं कर रही है तो उस केस में वो कंपनी क्या बन जाएगी, इनएक्टिव कंपनी बन जाएगी। तो कौन सी कंपनी हुई इनएक्टिव कंपनी, जिसमें कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पिछले 2 सालों में नहीं किए गए थे, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स पिछले 2 सालों में फाइल नहीं किए गए थे। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग यहाँ पे भी यूज़ किया गया था नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन डेफिनेशन में भी, और यहाँ पे भी यूज़ किया गया है नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन? लेट्स अंडरस्टैंड। मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन, देखो अगर आप ये 4 ट्रांजेक्शन कर रहे हो तब तो ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। 4 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 4 तो करने ही पड़ेंगे। जैसे नंबर 1, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार, आरओसी को कुछ मिनिमम जो भी फीस पे करनी है वो तो आप पे करोगे। नंबर 2, पेमेंट्स मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, तो जो भी लॉ के हिसाब से मिनिमम जो भी पेमेंट वगैरह करने हैं वो आप करोगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जैसे आपको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, आपकी पब्लिक कंपनी है 7 मेंबर्स होने ही चाहिए, तो शेयर अलॉटमेंट करोगे, वो आपको करना ही है। एंड पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड, अब आप मान लीजिए ऑफिस ले लिया आपने, तो ऑफिस में आपका मीटर लग गया है, तो मिनिमम मीटर का बिल आप पे कर रहे हो, तो ऑफिस मेंटेनेंस में जो भी नॉमिनल कॉस्ट आपका आ रहा है, अगर आप ये सिर्फ 4 ये ही एक्सपेंसेस कर रहे हो, ओनली दिस दैट्स इट, तो क्या हो गया, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर इनके अलावा आपने कोई और ट्रांजेक्शन कर दिया तो फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है, फिर आपकी कंपनी इनएक्टिव कंपनी नहीं मानी जाएगी। गॉट इट? तो क्या बोला इसने, इनएक्टिव कंपनी के लिए पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन उसने नहीं किया है, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन 4 ट्रांजेक्शन, इसके अलावा उसने कोई और काम किया तो क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा। चलिए लास्ट डेफिनेशन इस चैप्टर की, दैट इज इलीगल एसोसिएशन, सेक्शन 464 इसको कवर करता है। देखिए इलीगल एसोसिएशन क्या बोलता है, ग्रुप ऑफ पर्संस अनरजिस्टर्ड फॉर्म में अगर काम करते हैं तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, एक्ट बोलता है ये लिमिट 100 से ज़्यादा नहीं जाएगी, कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं जाएगी, और एज प्रेस्क्राइब्ड अभी फिलहाल रूल्स में ये जो लिमिट है वो प्रेस्क्राइब्ड है 50 की लिमिट, 50। देखो 100 तो अपर है, मतलब इसके बियॉन्ड तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती, लेकिन अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिमिट कितनी की है, 50। तो अगर 50% अनरजिस्टर्ड फॉर्म में कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। इसके बियॉन्ड अगर अनरजिस्टर्ड फॉर्मेट में काम करेंगे तो इट विल बी टर्म्ड एज इलीगल एसोसिएशन। पार्टनरशिप जो है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 50 मेंबर्स ही हो सकते हैं, उसके बियॉन्ड अगर गया तो इलीगल हो जाता है। वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे है। सेक्शन 464 के कंसर्न में ये बात की जाती है कि सेक्शन 464 सेज कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जॉइंटली मिलकर के काम कर रहे हैं और वो जॉइंटली जो काम कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड फॉर्मेट में कर रहे हैं तो मैक्सिमम 50 मेंबर्स ही हो सकते हैं। अगर 50 से ज़्यादा हुए तो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में या अदरवाइज कोई भी एक्ट में। नहीं कराया रजिस्टर्ड तो क्या मान लेना, उसको इलीगल एसोसिएशन मान लेना। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखना कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम एक्ट में 100 दे रखा है, ये 50 का क्या करना है। ये सेम वैसा ही है जैसे मैंने स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है लिमिट प्रेस्क्राइब करने का, तो एक्ट ने 100 और एज प्रेस्क्राइब लिमिट बोली है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 100 के बियॉन्ड तो लिमिट नहीं बना सकता, लेकिन 100 तक कितनी भी लिमिट की जा सकती है। तो अभी फिलहाल ये लिमिट कितनी की गई है, 50 की लिमिट की हुई है। तो 50 से ज़्यादा अगर लोग हो गए आपके बिजनेस में तो रजिस्टर्ड करा लेना, नहीं तो क्या मान लिया जाएगा,
इलीगल एसोसिएशन मान लिया जाएगा। ठीक है, सुन लिया सबने मैंने क्या बोला? चलो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं फिर सुन लिया तो। लेट्स अंडरस्टैंड 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप consisting of more than such number of persons as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association or partnership or by the individual members thereof, unless it is registered as a company under this act or is formed under any other law for the time being in force। किसी भी एक्ट में हो, कंपनीज एक्ट में या अदरवाइज कोई भी एक्ट में। रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 प्रिस्क्राइब्स 50 पर्सन्स इन दिस रिगार्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स विच मे बी प्रिस्क्राइब अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड 100। तो किसी भी केस में 100 से ऊपर नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल रूल्स में ये लिमिट कितनी प्रिस्क्राइब की गई है? 50 की लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है। तो कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जॉइंटली प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 50 ही जा सकते हैं। ठीक है, फाइन। अब इसका एक्सेप्शन है HUF। देखो HUF में मेंबर्स बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ बनते हैं ना। HUF के मेंबर्स क्या होते हैं? बाय बर्थ, है ना। अब अगर मान लो पुराने जमाने के HUF की बात करें जिसमें एक कपल 11 बच्चे होते थे पुराने ज़माने में ना। अब मान लो मिस्टर ए हैं, उनकी बीवी तो एक ही थी, मिसेस ए, ओके, और इनके हैं 11 बेटे, 11 सन्स, पूरी क्रिकेट टीम थी। अब उनकी शादी तो उनकी भी एक एक बीवी, उनकी 1 वाइफ, 11 बीवियाँ। अब उन सब के मान लो 4 बच्चे। अब जनरेशन चेंज हो गई, 11 नहीं करेंगे, 4 कर लेते हैं। तो बाप रे बाप, यहाँ पे कितने लोग हो गए? ये तो 50 से बहुत भयंकर पहुंच चुके हैं ऊपर। तो अगर एक HUF है और उस HUF में मेंबर्स 50 से ज़्यादा है तो ठीक है, एग्जाम्प्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाय बर्थ मेंबरशिप मिल रही है। तो सिंगल HUF में अगर 50 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो उसको इलीगल एसोसिएशन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, इसको एग्जाम्प्ट किया गया है। तो देखो, क्योंकि हम मर्डर तो नहीं कर सकते ना कि भैया आप 50 से ज़्यादा मेंबर को टपका दो, ऐसा हो नहीं सकता। सेक्शन 464 ऑफ द एक्ट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ HUF कैरिंग ऑन एनी बिजनेस वॉट एवर मे बी द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। लेकिन however this section is also not applicable to an association or partnership, it is formed by professionals who are governed by special act। तो जैसे LLP हो गया, तो LLP स्पेशल एक्ट हो गया, तो वहाँ प्रोफेशनल्स वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं इसको। तो अगर कोई प्रोफेशनल्स का कोई सेटअप है स्पेशल एक्ट में अगर रेगुलेट हो रहा है तो उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। 464 क्लियर है? तो 464 सिंपल सेक्शन है। क्या बोलता है कि अगर लोग जॉइंटली बिजनेस कर रहे हैं, गेन के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उनका फॉर्म अनरजिस्टर्ड है, बिजनेस फॉर्म तो अनरजिस्टर्ड है, तो मैक्सिमम 50 तक ही हो सकते हैं। 50 से ऊपर जाओगे तो रजिस्टर्ड करा लेना, नहीं कराया तो इलीगल मान लेंगे। और ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है HUF पे, क्योंकि वहाँ पे बाय बर्थ मेंबर बनते जाते हैं, तो इसलिए उनमें कितने भी नंबर क्यों ना हो सबके सब वैलिड माने जाएंगे। कोई शक? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया फटाफट से डेफिनेशंस। होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने देखी। पूरे एक्ट में बहुत सारी जगह पे ये वर्ड यूज होंगे, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट। इन शॉर्ट याद रखना, एसोसिएट का रिलेशनशिप बनता है 20 से 50 तक, 20% से 50% तक वोटिंग राइट्स एक्वायर किए तो, और 50 से ऊपर जाते ही होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन जाता है। देन उसके बाद हमने निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये डेफिनेशंस पढ़ी। इलीगल एसोसिएशन हमने देखा। दैट्स इट। ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें हमने सारा एंटायर डेफिनेशंस वगैरह बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।